बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हमने केमिस्ट्री का बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है आपके चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चैप्टर का नाम है इसका क्या मतलब है, कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले ये दो पार्ट में मुश्तमिल है ये नाम। एक है जी स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता होगा मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अभी तक तो आपने फिजिक्स में पढ़ ही लिया होगा ये चीज़, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऐसी चीज़ जिसका कोई मैस हो और वो कुछ जगह घेरती हो। जैसे आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर हैं। आपने छोटी क्लासेस में 5, 6, 7 में ये पढ़ा हुआ है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पढ़ा हुआ है। इसको कहते हैं जी स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली लाइन का मतलब ये है। इस चैप्टर के अंदर हमने वो जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सबको अलग अलग स्टडी करना है। इनकी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा, उसको भी हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर के नाम का जो पहला लफ्ज़ था स्टेट ऑफ मैटर, इसका मतलब तो आपको समझ आ गया कि इस चैप्टर में हमने आधा काम ये करना है कि हमने स्टेट ऑफ मैटर्स को स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है फेज चेंजेस, ये क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे फेज क्या होता है। फेज होता है कि कोई मैटर अपनी कौन सी स्टेट में है। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो हम उसको कहते हैं इट इज़ फेज, सॉलिड फेज। यानी कि वो चीज़ जो सी है वो किसी एक स्टेट में पाई जाए। जैसे कि अगर आप बर्फ़ को और पानी को मिक्स कर दें तो वो एक फेज नहीं होगा, वहाँ पे पानी भी है और बर्फ़ भी है। यानी कि सॉलिड और लिक्विड दो स्टेट्स मिक्स हुई हैं, तो उसको हम फेज नहीं कहते। फेज होता है सिंगल स्टेट ऑफ मैटर, कि अगर पानी है तो वहाँ पे पानी ही होना चाहिए, लिक्विड लिक्विड ही होना चाहिए, प्योर सॉलिड होना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ गैस ही होनी चाहिए, ठीक है। अब फेज इस चीज़ को कहते हैं, या तो कोई चीज़ सॉलिड हो, या तो कोई चीज़ लिक्विड हो, या तो कोई चीज़ गैस हो। अब आपको पता है कि अगर आप पानी को ठंडा कर देते हैं, अगर उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेज चेंज, कि वाटर अपनी लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसी पानी को, लिक्विड को अगर आप गर्म करते हैं यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम स्टीम कहते हैं, ठीक है। तो ये गैस फेज होती है, स्टीम। तो इस तरह वाटर ने क्या किया, अपना फेज चेंज कर लिया। इस चैप्टर के अंदर हम हर मैटर की, हर एलिमेंट की फेज चेंजेस को भी स्टडी करेंगे कि फेज चेंज क्या चीज़ है या फेज चेंज किस वजह से होती है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अब हमारा दो ही काम है। पहला काम हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ना है, दूसरा काम फेज चेंजेस को स्टडी करना है, ठीक है। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला टॉपिक है आपकी किताब का वो है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, क्योंकि आपने केमिस्ट्री को पढ़ना है तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड साइंस। ये जो चार चीज़ें हैं ना, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी, इसको एक सेकंड के लिए आप साइलेंट कर दें, बाकी डेफिनेशन पढ़ें। द ब्रांच ऑफ साइंस, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि ये एक साइंस की ब्रांच है। आपको पता है साइंस की बहुत सी ब्रांचेज है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह शामिल है, तो केमिस्ट्री भी उसका हिस्सा है, ठीक है। तो ये एक साइंस का हिस्सा है, साइंस की ब्रांच है जो करती क्या है, जिसके अंदर क्या करते हैं, विच डील्स विद द, जो करती है। अब ये जो हमने साइलेंट किया था इसको आप हाईलाइट करें। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी, इसके अंदर हमने इन चार चीज़ों के साथ काम करना है। एक चीज़ हमने करनी है कंपोजिशन, एक चीज़ हमने करनी है स्ट्रक्चर, एक चीज़ हमने करनी है प्रॉपर्टीज़, एक चीज़ करनी है रिएक्टिविटी। अब इन सब को हम एक एक करके देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। इससे पहले आप देखें ऑफ मैटर, यानी कि हमने मैटर की कंपोजिशन को पढ़ना है, मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और मैटर की रिएक्टिविटी पढ़नी है। जब भी हम ये चार काम कर रहे होंगे तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। अब अगर आपको समझ नहीं आई, मुझे पता है अभी तक आपको इसकी कंप्लीट समझ नहीं आई होगी, हम इसके लास्ट में दोबारा इसी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और ये मैं आपको कह सकता हूँ पूरी श्योरिटी के साथ, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखिए कि हमारा पहला वर्ड जो है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है।
कंपोजिशन का मतलब होता है कि किसी जगह पे किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या है, इसका क्या मतलब हुआ। डू यू नो वाटर H2O, ये दो चीजों से मिलके बना है, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है उसकी कंपोजिशन ज़्यादा है, उसकी अमाउंट ज़्यादा है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले में, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर 67% पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन 33% पाया जाता है। तो कंपोजिशन के अंदर हमने यही चीज़ तो देखनी होती है कि कोई कंपाउंड सबसे पहले तो किस चीज़ से बना हुआ है। ये वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, पहली चीज़ ये हो गई कि कोई चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब उसके बाद ये जिन चीज़ों से बना हुआ है उसमें से कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में पाई जा रही है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है तो इसके अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है, तो हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 67% क्या है हाइड्रोजन और 33% क्या है ऑक्सीजन। इससे हमें साफ आइडिया हो रहा है कि दो एटम अगर यानी कि ऑक्सीजन से 2 गुना ज्यादा, इसको ये असल में 66% है, मैंने राउंड ऑफ करके 67 कर दिया है, ऑक्सीजन से 2 गुना ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये देखिए वही बात है, ऑक्सीजन 1 है तो हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। इसी तरह अगर बात कर लें ग्लूकोज की, ग्लूकोज C6H12O6, अच्छा मैंने इनका फार्मूला ही लिख दिया लेकिन मुझे नाम लिखना चाहिए था। चले ग्लूकोज आप इसको समझ लें, ठीक है। ये ग्लूकोज है, हमें पता है कि ये 3 चीजों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये एक तो चीज हमने कंपोजिशन में ये पता लगाई कि किस किस चीज से मिलके बना है। उसके बाद अब ये कितने कितने एटम्स इसमें हैं, आपको पता चल रहा है कि 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ही ऑक्सीजन के हैं। तो इससे हम इसकी परसेंटेज का आइडिया लगा सकते हैं। इससे हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है इसके अंदर, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, दोनों कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बराबर है। इसको बोलते हैं कंपोजिशन। अब देखिए अगर आपको कोई नेचर में कोई नई चीज़ मिलती है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जिसको बारे में आपको नहीं पता, आपको गोल्ड मिल गया है कहीं से, या कोई चीज़ आपको पत्थर को मिक्सचर मिल गया कहीं से, ठीक है, कोई केमिकल आप केमिस्ट्री लैब से पकड़ लाए हैं, अब आपको नहीं पता कि क्या है, तो आप उसको ऐसे चेक करते हैं। इसके हमारे पास कई तरह के फार्मूलाज होते हैं कि हमने कैसे चेक करना है, ठीक है। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको कंबशन एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्पेक्ट्रोमीटर भी यूज़ करते हैं। सारे कंपोजिशन के जो फार्मूलाज होते हैं ना, अभी आपके जो सिलेबस में है उसका हिस्सा नहीं है। अभी आप सिर्फ ये समझे कि इसके अंदर हमने ये चेक करना होता है कि कोई चीज़ फर्स्ट कर लें, कोई चीज़ आपको पता नहीं है, उसका नाम है एक्स हम यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए जिसका हमें आइडिया नहीं होता ये क्या है। अब आपने पता लगाना होता है कि ये एक्स क्या चीज़ है, ये किस चीज़ से मिलके बनी है, ठीक है, और इसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी परसेंट पाई जा रही है। इस चीज़ को बोलते हैं आसान अल्फाज में कंपोजिशन, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है, अब उस डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट था स्ट्रक्चर का। अब हमने वाटर को देखा है कि इसके अंदर कंपोजिशन होती है ये कि इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होती है हाइड्रोजन, एक होती है ऑक्सीजन, जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो 67% पाई जाती है, ऑक्सीजन 33% पाई जाती है। अब हमने स्ट्रक्चर में ये देखना होता है कि यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कैसे मिले होते हैं, आखिर पानी का जो मोलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेंटर में इसके ऑक्सीजन होता है, इसके इस साइड के ऊपर एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इस जगह पे होता है, और इसके दरमियान में जो एंगल होता है वो 104.5 डिग्री का एंगल होता है। आपने एंगल्स पढ़ा है ज्योमेट्री में, उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है 90 डिग्री, 45 डिग्री, इसी तरह ये 90 से थोड़ा सा ज़्यादा 104.5 डिग्री इसके दरमियान में एंगल होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है वाटर का, जिसके अंदर दो लोन पेयर यहाँ पड़े होते हैं। ये तो आप पढ़ेंगे सारा चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन अभी मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। यह आपने पढ़ी थी कंपोजिशन को, हमें फर्ज करें वाटर ऐसी चीज़ है जो हमें मिली, हमें नहीं पता है क्या है। आपने पहले उसकी कंपोजिशन चेक करनी होती है कि मिली किस चीज़ों से है। कंपोजिशन आपने पढ़ ली, अब आपने स्ट्रक्चर देखना होता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं जो हमने इसकी चेक की है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, तो फिर ये भी तो बताओ कि ये कैसे मिलकर बनी है, कि आपस में जुड़ी कैसे हुई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है।
ठीक है। तो नेचर ने हर चीज़ का एक ख़ास स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको। जैसे अगर आप डायमंड को देख लें तो डायमंड का स्ट्रक्चर हमेशा उसी तरह का होता है, कभी उसके अंदर आपने चेंज नहीं नोट किया होगा क्योंकि वो हमेशा उसी तरह का होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर वही होता है। अच्छा, ये तो था डायमंड के बारे में हमने बात की कि इसका आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ठीक है। अगर आप कभी, अभी तो मौसम जो है वो बारिशों का, तो हर चीज़ के अंदर नमी होती है, लेकिन अगर आप किसी खुश्क मौसम में देखेंगे ना, तो अगर आप कभी नमक को नोट करें, कभी भी आप देख लेना, नमक को अगर आप देखें तो उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर। इस तरह का क्यूब बने होते हैं, इसके जो जर्रे होते हैं ना, अगर आप उसको जूम करके देखेंगे तो आपको इसी तरह के क्यूब ही नजर आएंगे, ठीक है। कि नेचुरली ऐसे बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर ही अल्लाह ताला ने इसको ऐसा दिया है, ठीक है। इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड के आयन जिनसे होते हैं वो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। इस तरह एक क्यूब की स्ट्रक्चर इसने ली होती है। अगर मैं आपको शुगर का स्ट्रक्चर दिखाऊं, जी मैंने कोशिश तो की है स्ट्रक्चर बनाने की। हमेशा जो शुगर होती है, चीनी होती है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि लंबा सा ये बना होता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है शुगर का। ये देखिए ज़रा, ये मैंने एक शुगर का एक जो क्रिस्टल है वो मैंने पकड़ा है, इसके ऊपर थोड़ी सी इम्प्योरिटी है इस चीज़ की, क्योंकि बारिश है तो ये थोड़ी सा गीला है। तो ये देखिए, जिस तरह का मैंने भी स्ट्रक्चर बनाया है कुछ उस तरह का ही आपको नज़र आएगा। अगर आप कभी चीनी को गौर से देखेंगे तो आपको ये इसी तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आपने हर चीज़ का एक ख़ास स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ठीक है। तो कुदरत ने हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर दिया है उसको, तो हम इसके अंदर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि कोई चीज़ उसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है, उसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है। अगर नमक जो है वो इस तरह की फॉर्म में आता है तो ये क्यों इस तरह बनता है, इसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट क्या होती है। अगर शुगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है तो उसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट क्या होगी कि वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। अगर डायमंड है तो उसके अंदर ये स्ट्रक्चर क्यों है ऐसा, उसके अंदर किस वजह से वो स्ट्रक्चर ऐसा है। तो पहले हमने किसी चीज़ की कंपोजिशन स्टडी करनी होती है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखना होता है कि एटॉमिक लेवल पे कोई चीज़ किस तरह बनी हुई है, कौन सा एटम किसके साथ मिला हुआ है, और उसका एंगल सेंटर में क्या है, वो क्या बॉन्ड आपस में बना रहा है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी होती है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो हो गए हमारे क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी प्रॉपर्टीज। हमने किसी चीज़ की कंपोजिशन को पढ़ लिया, स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज, खसूसियात अगर मैं कहूँ उर्दू में तो इसका मतलब बनता है किसी चीज़ की खसूसियात, कि उसके अंदर जो खसूसियात हैं हमने उसको स्टडी करना होता है। आपको पता है कि हम जो आयरन है उसके हम काफ़ी उससे काम लेते हैं क्योंकि वो बहुत मजबूत होता है। इसी तरह अगर आप अपनी वायरिंग देखें घर की, तो जो तारें होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं भला, कॉपर से, ठीक है। गोल्ड को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आप पेट्रोल को देखें तो हम उसको गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। अगर बड़ी गाड़ियाँ हैं तो उसके अंदर डीजल इस्तेमाल होता है। हमें कैसे पता चला कि भाई ये पेट्रोल ही ऐसी चीज़ है जो कि इसके अंदर यूज़ हो सकती है, ठीक है। अब आप पानी पीते हैं, ऑक्सीजन को आप इस्तेमाल करते हैं अपना सांस लेने के लिए, चीज़ों को जलाने के लिए, नाइट्रोजन यूज़ होती है चीज़ों को आग को ख़त्म करने के लिए। यानी कि हर चीज़ की अपनी खसूसियात होती हैं, ठीक है। तो ये जो खसूसियात होती हैं हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ है, उसकी खसूसियात कौन सी है। फ़र्ज़ करें आपको पेट्रोल न्यू दरियाफ्त हुआ या पेट्रोलियम जो आपको मिलता है, तो आपने उसको स्टडी करना होता है। ये केमिस्ट्री में ही स्टडी किया जाता है कि उसके अंदर कौन सी खसूसियात है और इसको हम किस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सबसे पहले जब कॉपर डिस्कवर हुआ था, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा भी इसको किस काम लाएं। तो वो उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी हुई, उसकी खसूसियात देखी गई कि भाई इसकी रेजिस्टेंस तो बहुत लो होती है, तो आप इसको क्या करें, वायरिंग में इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो इस तरह हम पहले चीज़ों की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि वो उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात है। अगर मैं आपको डायमंड की बात करूँ, डायमंड तो आपको पता है इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स ऑन अर्थ। इट इज़ वेरी वेरी हार्ड, इट इज़ वेरी हार्ड। तो क्यों ये हार्ड होता है, इसकी रीज़न क्या है, ये स्टडी करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि डायमंड एक हार्ड चीज़ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसकी हार्डनेस की वजह क्या है। पानी को अगर हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसकी क्या वजह है। पानी, अगर पेट्रोल को हम यूज़ करते हैं गाड़ियों में, गाड़ियाँ चलाने के लिए डीजल को यूज़ करते हैं, तो उसकी क्या वजह है, वो क्यों इस्तेमाल हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज़, हर प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक कि हमने किसी चीज़ की खसूसियात को स्टडी करना होता है।
अच्छा, ये हमारा चौथा और आखिरी जो हमारा टर्मिनोलॉजी है, आखिरी वर्ड है, वो है रिएक्टिविटी। क्या है? रिएक्टिविटी। इसके अंदर हम किसी चीज़ की रिएक्टिविटी को स्टडी करते हैं। अच्छा, रिएक्टिविटी से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, या वो गैस है। ठीक है? उसके बाद वो सॉफ्ट है या हार्ड है। फिर उसकी स्मेल कैसी है? क्या उसकी स्मेल काफ़ी तेज़ है, जैसे कि पेट्रोल की स्मेल काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, या पानी है, या उसकी स्मेल है ही नहीं, जैसे पानी है, पानी की स्मेल नहीं होती। ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी? वो प्रॉपर्टीज़ जो उसकी यूज़ होती हैं। पेट्रोल को आप यूज़ कर सकते हैं कंबशन के लिए, आग जलाने के लिए, या गाड़ियों के अंदर यूज़ करने के लिए। कॉपर को आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए, क्योंकि वो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो कि वो क्या काम करता है। ठीक हो गया? उसकी खसूसियात क्या है। ये दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। ये हमारा टॉपिक रह गया था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक लास्ट रह गया, वो है रिएक्टिविटी। अच्छा, आपने केमिकल रिएक्शन का नाम सुना होगा। केमिकल रिएक्शन, अगर आपने एक रिएक्शन देखा हो कि अगर आप सोडियम को पानी में डालें तो क्या होता है जी? क्या होता है कि वो आग पकड़ लेता है, पानी के ऊपर आग लग जाती है। देखा हुआ है आपने? अच्छा जी, तो इसका अब हमने देखना है कि आखिर इसके अंदर हुआ क्या। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर ये सोडियम है, इसको हमने क्या किया? वाटर में डाल दिया। तो होता ये है कि ये रिएक्शन करता है सोडियम OH। अच्छा, इसको अगर हम इसको भी 2 कर लें तो ये हो जाएगा, ये भी 2 कर लें तो ये 2NaOH हो जाएगा, साथ इसके हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये हाइड्रोजन गैस जलती है, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से पानी के ऊपर आग लग जाती है। तो उसके अंदर ये होता है, यानी कि अगर आप कोई काम देख रहे हैं हो रहा है, तो हमने ये देखना होता है कि एटॉमिक लेवल पे उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से ये काम हमारा हुआ। ठीक है? अगर आपका खाना, आप खाना खाते हैं और वो हजम हो जाता है, अब वो हजम हो रहा है, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है? जो आपने खाना खाया था ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में वो टूट के आपको वाटर भी देता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, जो कि आप हवा में वापस दे देते हैं। इसके साथ आपको मिलती है एनर्जी। इसके साथ आपको मिलती है एनर्जी, जो आप सारा दिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? ये केमिकल रिएक्शन है जो कि आपके अंदर हो रहा है, आपके सेल के लेवल पे। ठीक है? तो तो रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को हम किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलाएं, तो उसके साथ क्या रिएक्शन करेगी, क्या रद्द अमल उसका होगा। ठीक है? इसको कहते हैं रिएक्टिविटी। अच्छा, समझ नहीं ना लगी? मुझे पता है। अब आसान अल्फाज में सुनिए ज़रा। अगर आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिलाएं तो क्या होगा? असल में ये चीज़ है। अगर आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में मिलाएं तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या करते हैं, आप किसी कोल्ड ड्रिंक को मिलाते हैं मेंटोस के साथ या नमक के साथ, तो क्या होता है? अब ये जो होगा, इसको कहते हैं कि रिएक्टिविटी। आखिर इसने कोल्ड ड्रिंक के साथ क्या ऐसा काम किया कि इसके अंदर ऐसा रिएक्शन हमें मिला। तो ये होता है कि आप इसके अंदर ऐसी चीज़ को स्टडी करते हैं कि आपको पता चले कि किसी दो चीज़ों को मिलाएं तो उसका आखिर में नतीजा क्या होगा। अगर आप क्या करते हैं, पानी में, वाटर में आप मिला देते हैं, आप लेमन मिला देते हैं, आप इसमें सॉल्ट मिला देते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आप इसको आराम से पी सकते हैं। लेकिन अगर इसी वाटर के अंदर मैं क्या मिला दूं? पेट्रोल मिला दूं, तो क्या आप इसको पी सकते हैं? नहीं। अब हमने इसका रिएक्शन करना है कि इसके अंदर क्या हुआ। एक एसिड है HCl, इसको हम मिलाते हैं एक बेस के साथ, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा? ये चीज़ हमने इसके अंदर स्टडी करनी होती है कि इसके अंदर NaCl और H2O ये चीज़ बनेगी। यानी कि आसान अल्फाज में हमने इसके अंदर ये चीज़ स्टडी करनी होती है कि अगर किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलाएं तो वो क्या रिएक्शन देगी, उसका रद्द अमल क्या होगा। ठीक है? होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो हमने इधर 4 टॉपिक पढ़े हैं। एक था हमारा कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी। अब हम दोबारा से, मैंने आपको कहा था केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे।
तो क्या होता है जी, द ब्रांच ऑफ साइंस, ये तो आपको समझ आ गई थी, विच डील्स विद द, इसके अंदर हमने कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी पढ़नी होती है, जो अभी हमने चारों चीजें स्टडी करी हैं। किस चीज की? मैटर की। यानी कि आपके इर्द गिर्द आपको कुछ भी चीज नजर आ रही है, आपने उसकी कंपोजिशन स्टडी करनी है कि किस चीज से मिलकर बनी है, उसके अंदर कौन सी चीजें कितनी परसेंटेज में पाई जा रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद अगर हम उसके साथ किसी दूसरी चीजों को मिलाएंगे तो वो क्या रिएक्शन शो करेगी। ये रिएक्टिविटी का टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 3-4 के बाद आएगा, उसके अंदर आपको इसकी बेहतरीन समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है कि केमिस्ट्री क्या होता है। कल हमने स्टडी करनी है इसकी ब्रांचेस को। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसको लाइक कर दें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें ये नहीं पता कि केमिस्ट्री क्या होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मज़ीद इसी तरह के डिटेल्ड लेक्चर हासिल कर सकें। और अगर आपकी कोई क्यूरी रह गई है, कोई क्वेश्चन है आपको इस बारे में, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।